नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? दरअसल सत्यपाल मलिक, जिन्होंने अपने निधन से पहले एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करवाया था पीएम मोदी के लिए, जो वीडियो आज सामने आया है। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। उस वीडियो में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मोदी के ऊपर जीवन भर का कलंक लग सकता है और शायद जेल भी? दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें लाल हो गई होगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए पूरी खबर को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहेंगे। और हां, वीडियो को पूरा देखकर लाइक और सब्सक्राइब भी करें। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के निधन के बाद उनका आखिरी वीडियो आज सामने आया है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने निधन से पहले भी वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि किस तरीके से उन्हें बदनाम करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक आखिरी वीडियो संदेश रिकॉर्ड करवाया था। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे। और वो आखिरी संदेश अब सबके सामने आ गया है। वो वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया है, और जैसे ही वह वीडियो सार्वजनिक हुआ है तभी से उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई अपने आखिरी दिनों में भी सत्यपाल मलिक को बहुत परेशान किया गया? क्या सत्यपाल मलिक जिस तरीके से अपनी इस वीडियो के अंदर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, क्या वाकई अब बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाबी कार्रवाई दे पाएगी? आप सोचिए, एक आदमी जिसने जिंदगी भर सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया, जो अपने पद, अपने ओहदे, अपनी कुर्सी को कभी अपनी रीढ़ से बड़ा नहीं समझा, आखिरी सांसों तक लड़ता रहा। वो अपने जीवन के सबसे कमजोर, सबसे बीमार, सबसे नाजुक पल में भी डर के बजाय सवाल छोड़ गया। सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए। सवाल कि क्या आज इस देश में सच बोलना गुनाह है? सवाल कि क्या एक पूर्व राज्यपाल को भी बदनाम करने के लिए झूठे केस बनाए जा सकते हैं? सवाल कि क्या प्रधानमंत्री, जिनसे उन्होंने अपने कार्यकाल में सीधे शिकायतें की, उन्हीं मामलों में उन्हें फंसाने की तैयारी कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता के इस चमचमाते गलियारे में सच की कोई जगह है, या फिर हर सच्चाई को फाइलों में दबाकर एजेंसियों के डर से कुचल दिया जाएगा? सोचिए, एक मरता हुआ आदमी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है, ऑक्सीजन के पाइप में सांसें उलझ रही हैं, और वो अपने आखिरी वीडियो में कह रहा है, मोदी जी, मुझे झूठे आरोप में मत फंसाइए। मेरे पास 4-6 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं, 2 घड़ियां हैं, यही मेरी दौलत है। सवाल उठता है, अगर इस आदमी के पास सचमुच सिर्फ इतना ही है तो फिर उसे किस बात में फंसाया जा रहा है? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने प्रधानमंत्री को ही भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत की थी? और अगर यह गलती है तो यह किस किस्म का लोकतंत्र है जहां शिकायतकर्ता को ही आरोपी बना दिया जाता है? आप खुद सोचिए, कौन सा इंसान अपने आखिरी दिनों में, जब उसे पता है कि जिंदगी की रेस खत्म होने वाली है, तब भी इतना स्पष्ट, इतना बेखौफ बयान दे सकता है? लेकिन यहां सवाल और भी गहरे हैं। क्या बीजेपी इस वीडियो पर कोई जवाब देगी? क्या मोदी जी इस आरोप का खंडन करेंगे, या फिर चुप रहना ही रणनीति है? क्या गोदी मीडिया इस वीडियो को दिखाएगी, या फिर टीवी स्क्रीन पर सिर्फ मणिपुर, विपक्ष या किसी फिल्मी शादी की खबर चलेगी? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सत्यपाल मलिक का यह वीडियो उनकी मौत के बाद सामने आया और उनके अंतिम संस्कार पर भी विवाद खड़ा हो गया। क्या एक पूर्व राज्यपाल को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना सिर्फ भूल थी, या ये एक संदेश था कि जो सत्ता से टकराएगा उसे मरने के बाद भी इज्जत नहीं मिलेगी? सोचिए, लोकसभा में श्रद्धांजलि देते वक्त दीपेंद्र हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया और उन्हें तुरंत चुप करा दिया गया। आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि संसद में भी यह चर्चा नहीं हो सकती? और अगर संसद में भी सच बोलना अपराध है तो फिर जनता के पास बचा क्या? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद उनकी पत्नी इकबाल कौर ने जो खत लिखा, वो पढ़कर आप समझेंगे कि यह सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं, ये एक इंसान की लड़ाई थी जो आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए खड़ा रहा। उनकी पत्नी कहती हैं, दाह संस्कार में इतने लोग आए जिनको बुलाया तक नहीं गया था, लोग खुद आए क्योंकि वो जानते थे कि यह आदमी सत्ता का नहीं, जनता का था। सोचिए, ऐसे समय में जब नेता सत्ता के इशारे पर भाषण बदल देते हैं, पोस्ट डिलीट कर देते हैं, कैमरों के सामने चुप्पी ओढ़ लेते हैं, एक आदमी मरते दम तक कह रहा है, मैं किसान कौम से हूं, मैं ना तो डरूंगा ना झुकूंगा। उन्होंने पुलवामा हमले की जांच की मांग की, किसानों के लिए आवाज उठाई, महिला पहलवानों के साथ इंडिया गेट पर खड़े हुए और भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई, ये सब जानते हुए कि इसका नतीजा उनके खिलाफ हो सकता है। और हुआ भी। सरकार ने सीबीआई का डर दिखाया,
झूठी चार्जशीट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुए। और शायद उन्हें पता था कि अब समय कम है, इसलिए उन्होंने आखिरी चिट्ठी में साफ लिखा, मैं रहूं या न रहूं, अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या ये सच्चाई सरकार सुनेगी? क्या एजेंसियां सुनेंगी? या फिर ये भी किसी फाइल में बंद हो जाएगा? ये सवाल सिर्फ सत्यपाल मलिक का नहीं, ये सवाल उन सबका है जो इस देश में सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अगर एक पूर्व राज्यपाल को इस तरह दबाया जा सकता है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? और फिर आता है उनकी पत्नी इकबाल कौर का खत। अब यहां आपको समझना होगा, जब कोई पत्नी अपने पति की मौत के बाद खत लिखती है, तो उसमें राजनीति कम और दर्द ज्यादा होता है। लेकिन यहां मामला उल्टा है, दर्द और राजनीति दोनों बराबर हैं। इकबाल कौर लिखती हैं कि लोग बिना बुलाए आए, भीड़ खुद उमड़ी, और भीड़ का आना सिर्फ शोक जताने के लिए नहीं था। ये भीड़ गुस्से में थी, सम्मान की लड़ाई में थी। ये भीड़ जानती थी कि मलिक साहब ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और ये भीड़ जानती थी कि उनकी मौत के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर इसी भीड़ से है, क्योंकि भीड़ जब अपने नेता के लिए निकलती है, तो उसे टीवी के स्टूडियो की बहस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहें और नेताओं के झूठे वादे रोक नहीं सकते। और इस कहानी में सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि मौत के बाद भी गांव गांव में उनके सम्मान में यात्राएं निकाली जा रही हैं। लोग कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक अमर रहें, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद। और यह आवाज सिर्फ एक नेता की याद में नहीं है, ये आवाज उस डर के खिलाफ है जो सत्ता फैलाना चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जो लोग आखिरी सांस तक सच बोलते हैं, उनका नाम मिटाया नहीं जा सकता। और सत्यपाल मलिक भी उनमें से एक हैं, झुकने वाले नहीं, डटने वाले। अब आप सोचिए, क्या आप इस वीडियो को, इस चिट्ठी को, इस कहानी को सिर्फ एक पुराना मामला मानकर भूल जाएंगे, या फिर इसको एक सबक की तरह याद रखेंगे? क्योंकि अगली बार जब कोई सत्ता के खिलाफ सच बोलेगा, तो उसे भी यही डर दिखाया जाएगा। और अगर हम सब चुप रहे, तो अगला सत्यपाल मलिक अपने आखिरी वीडियो में यही कहेगा, मेरे पास 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, 2 घड़ियां हैं, और मेरे पास बचा सिर्फ सच है। लेकिन शायद ये देश अब सच सुनने लायक नहीं बचा। आपने देखा, सुना और महसूस किया कि कैसे एक आदमी ने अपने आखिरी दिनों में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन कहानी यहीं पर रुकती नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब सत्ता के खिलाफ आवाज आखिरी सांस तक गूंजती रहती है, तो वो मरने के बाद भी सड़कों पर चलती है, गांवों में, चौराहों पर, सोशल मीडिया के हर कोने में फैलती है। और यही वो चीज है जिससे सत्ता सबसे ज्यादा डरती है। मरने के बाद भी किसी की आवाज जिंदा रह जाए, तो फिर वो आवाज सिर्फ एक आदमी की नहीं रहती, वो एक आंदोलन बन जाती है। सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार को डर सिर्फ इस वीडियो से था, या उस तूफान से जो इसके बाद उठ सकता था? और अगर डर था, तो वो डर क्यों था? क्या एक वीडियो जिसमें एक बीमार बूढ़ा आदमी अपने 4 कुर्तों और 2 घड़ियों की गिनती बता रहा है, वाकई सत्ता के लिए खतरा बन सकता है? या फिर खतरा उस बयान में था जिसमें उसने पुलवामा से लेकर किसानों के आंदोलन तक की परतें खोली थीं? क्योंकि आप जानते हैं, पुलवामा का नाम आते ही गोदी मीडिया के स्टूडियो में बजने वाले ढोल अचानक खामोश हो जाते हैं। वहां कैमरे की लाइट मंद हो जाती है, एंकर की आवाज धीमी पड़ जाती है, और अचानक स्क्रीन पर कोई ताजा बॉलीवुड खबर चलने लगती है। क्यों? क्योंकि पुलवामा में सवाल पूछना आज के दौर में देशद्रोह के बराबर माना जाता है। और मलिक साहब ने यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री को कहा था, कैमरे पर, रिकॉर्ड पर, बिना डरे। लेकिन सोचिए, मौत के बाद भी इस इंसान को चैन नहीं मिलने वाला था। उनके अंतिम संस्कार पर जो प्रोटोकॉल का विवाद हुआ, वो सिर्फ एक भूल थी, या एक संकेत था कि सत्ता नाराज है? क्या यह इत्तेफाक है कि बीजेपी का एक प्रवक्ता, जो सोशल मीडिया पर उनके बारे में जहर उगल रहा था, उसे तब हटाया गया जब मामला हाथ से निकलने लगा, और फिर उसे सिर्फ 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया? मतलब 6 साल बाद वही आदमी वापस भी आ सकता है। यह राजनीति का क्लासिक तरीका है, पहले विवाद खड़ा करो, फिर दिखावे के लिए सजा दो, और फिर समय आने पर वापस बुला लो, और बीच में जनता के सामने यह भी कह दो कि हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन क्या सचमुच कार्रवाई हुई?